हाँ जी बेटा, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग सर्कल्स का पार्ट 3, जो कि इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होने वाला है। इसमें हम लोग लेने वाले हैं सारे वो क्वेश्चन जो प्रूविंग के हैं। पार्ट 1 में हमने कुछ प्रूविंग के क्वेश्चंस और कुछ बेसिक क्वेश्चंस दोनों लिए थे और शुरू की 2-3 एक्सरसाइज कवर की थी। जो लास्ट हमने वीडियो बनाया था, उस वीडियो में हमने 4 इंपॉर्टेंट थ्योरम्स और उससे रिलेटेड सिंपल एंगल फाइंड करने वाले क्वेश्चंस लिए थे। अब यहाँ ले रहे हैं हम प्रूविंग के सारे क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसका जो पिछला वीडियो है वो हम ऑलरेडी डाल ही चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नहीं देखा है तो पहले उसको पार्ट 2 को जरूर देखो, फिर पार्ट 3 पर। तो ये जो क्वेश्चन हमारे सामने है, सबसे पहला क्वेश्चन ये है। मैंने इसमें क्वेश्चन नंबर वैसे 1 नहीं डाला है, क्योंकि इसके पहले के क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में डाल चुके हैं, ये उसका कंटिन्यूशन। तो क्वेश्चन है कि BC एक कॉर्ड है सर्कल के अंदर। तो एज पर क्वेश्चन हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं कि भाई हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर एक कॉर्ड है, तो ये BC जो है इस सर्कल के अंदर ये कॉर्ड हो गई। बोला है कि A is any point in the alternate segment of BC। तो A BC का ये सेगमेंट है और ये इसका अल्टरनेट सेगमेंट है। तो यहाँ पर कोई भी पॉइंट है A और D जो है ना वो BC का मिड पॉइंट है। तो D BC का मिड पॉइंट है। उसने बोला BC कॉर्ड है, A एक कोई भी पॉइंट है और D जो है वो BC का मिड पॉइंट है। O सेंटर पे ही रखा है। तो मुझे प्रूव करना है कि एंगल BOD, ये हो गया मेरे पास एंगल BOD इज इक्वल्स टू एंगल A। एंगल A का मतलब यहाँ पर एंगल BAC है ना। मेक इट क्लियर, मेक इट एंगल BAC। तो BOD जो है ये एंगल A, पूरे एंगल A के बराबर करना है। दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रूव। नाउ यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे कि हम यहाँ पर OC को ज्वाइन कर लेते हैं। लेट अस ज्वाइन OC। अब तुम देखो क्या ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। मेरा प्लान क्या है कि मैं किस तरह से काम करने वाला हूँ। मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को पहले कॉन्ग्रुएंट कर दूंगा। कॉन्ग्रुएंट कर दूंगा तो ये जो एंगल है ना, एंगल 1 मान लेते हैं इसको। ये जो एंगल है 1, ये पूरे एंगल BOC का हाफ हो जाएगा। और एंगल A जो है वो भी थ्योरम के हिसाब से हमारे पास एंगल BOC का हाफ है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये हम लोग काम करने वाले हैं। तो पहले हम ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करते हैं। कैसे? हम लेते हैं ट्राइंगल BOD एंड ट्राइंगल COD। इन दोनों ट्राइंगल्स में एक तो OB इक्वल टू OC है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल है ना, और OD इक्वल्स टू OD है, ये कॉमन है हमारे पास। और इसके अलावा तीसरा जो हमारे पास है वो है BD इज इक्वल्स टू DC। ये गिवन है यहाँ, दिस इज गिवन टू अस। भाई ये बराबर दे रखा है, ये रेडियस है दोनों और ये कॉमन है। The two triangles become congruent by SSS। तो ट्राइंगल BOD कॉन्ग्रुएंट हो जाता है ट्राइंगल COD के बाय SSS। अब क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो सीधी सीधी से हम एंगल 1 और 2 को इक्वल कर सकते हैं। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 बाय CBCD। अब मुझे एक्चुअली चाहिए सिर्फ एंगल 1 BOD चाहिए। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं लिख सकता हूं कि एंगल BOC को मैं ट्वाइस ऑफ एंगल 1 लिख सकता हूं, क्योंकि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो मैं क्या कर रहा हूं, BOC को क्या लिख रहे हैं हम, BOC एंगल पूरा ये है एंगल 1 प्लस एंगल 1। तो 1 की 1 प्लस 1 क्यों, एक्चुअली ये 1 प्लस 2 है ना, 1 प्लस 2 मिलकर BOC बना रहा है। पर 2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। तो BOC हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 1, मतलब डबल ऑफ एंगल 1। भाई बराबर एंगल है ना, तो ये आधा ही हो गया एक तरह से इसका। और फिर उसके बाद ऑल्सो एंगल BOC जो है ये एंगल A का भी डबल है। ये पूरा एंगल BOC ये इसका डबल है, इजंट इट? क्यों है डबल? भाई अगेन एंगल सबटेंडेड सेंटर वाली थ्योरम है ना, मैंने बोला है पार्ट 2 वाला वीडियो पहले जरूर है। तो एंगल सबटेंडेड सेंटर वाली थ्योरम के हिसाब से ये BOC ट्वाइस ऑफ एंगल है। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अब यहाँ देखो दोनों का LHS इक्वल है, तो RHS इक्वल आएगा। तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल A। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल A आ जाता है। तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ना यहाँ पर एक चीज देखने वाली है कि कैसे पता पड़ेगा कि कौन सी थ्योरम लगानी है। एक क्वेश्चन कुछ इस तरह का सा था कि हमारे पास एक सर्कल है जिसमें
ये कॉर्ड है, हमें ये जो एंगल है ना BOD, इसको इक्वल करना था पूरे एंगल A के, ये वाला एंगल इसके इक्वल करना था। देखो इन दोनों एंगल्स में कोई रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन अगर मैं ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ तो ये पूरा एंगल इसका डबल है, और मैंने क्या किया, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करके इस पूरे एंगल को इसका भी डबल कर दिया। भाई मैंने एंगल BOC को x का डबल कर दिया, BOC को y का डबल तो ऑलरेडी था, तो उससे x इक्वल टू वाई आ गया। तो तुम्हें एक स्टेप आगे सोचना पड़ेगा कि भाई प्रूविंग कैसे कर सकते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है तुम्हारे सामने ये है कि PQRS एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना। तो हम लेते हैं कि भाई PQRS एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो मैं PQRS को बनाता हूँ, दिस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये हम बना लेते हैं एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो कैसे भी बना लो कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर बोला है कि द बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स P एंड R इंटरसेक्ट द सर्कल एट A एंड B रिस्पेक्टिवली। मतलब जो इंटीरियर एंगल्स है इनके अगर मैं बाइसेक्टर बनाऊं, जैसे मैं अगर P का बाइसेक्टर बनाता हूँ और से मैं R का बाइसेक्टर बनाता हूँ, तो ये दोनों जो है ना, ये दोनों सर्कल को कट कर रहे हैं A और B पर। These cut the circle at A and B। बाइसेक्टर मतलब कि भाई ये वाले एंगल्स इक्वल हो गए और ये वाले एंगल्स भी इक्वल हो गए, तो इनके बाइसेक्टर सर्कल को A और B पर कट कर रहे हैं। अब ये जो लाइन AB बन रही है ना, इसको डायमीटर प्रूव करना है। तुम्हें प्रूव करना है कि ये जो लाइन AB है ये डायमीटर है। अब लाइन AB डायमीटर कैसे प्रूव की जाएगी? देखो पिछले वीडियो में हमने थ्योरम पढ़ी थी, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। तो अगर मेरे पास एक सर्कल है और उसमें ये डायमीटर दे रखा है AB, तो एंगल C 90 डिग्री होता है, इसको एंगल इन सेमी सर्कल कहते हैं। तो एंगल इन सेमी सर्कल से अगर AB डायमीटर है तो एंगल C 90 हो जाता है। लेकिन सपोज करो किसी क्वेश्चन के अंदर मुझे AB को डायमीटर प्रूव करना है, तो फिर अगर मैं इसे 90 प्रूव कर दूं तो एंगल इन सेमी सर्कल के कन्वर्स से इस लाइन को डायमीटर बोला जा सकता है। तो अगर मुझे AB को डायमीटर प्रूव करना है तो मुझे AB से बनने वाला एंगल ACB 90 करना पड़ेगा। इसी तरह इस क्वेश्चन के अंदर अगर मुझे AB को डायमीटर प्रूव करना है तो AB से बनने वाला एंगल या तो APB या फिर ARB, किसी एक एंगल को मुझे 90 डिग्री करना पड़ेगा। AB को डायमीटर प्रूव करना है तो जरा देखो, ये देखो ये AB डायमीटर है, तो मुझे यहाँ पर इसको 90 करना पड़ेगा ये एंगल, या फिर इस वाले एंगल को 90 करना पड़ेगा। किसी एक एंगल को मुझे 90 डिग्री करना पड़ेगा। तो कोई सा भी एंगल ले सकते हैं। ये थोड़ा सा प्रोमिनेंट दिख रहा है तो मैं यहाँ पर ये एंगल यूज कर लेता हूँ। तो मैं कंस्ट्रक्शन करता हूँ कि इसको ज्वाइन कर लो BP को, तुम AR को भी ज्वाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों एक ही बात है। अब मुझे ये वाला पूरा एंगल जो है ना, ये 1 और 2 मिलकर 90 करना है। देखो ये वाला एंगल 90 करना है, बात को समझो, ये डायमीटर है, प्रूव करना है अगर, है ना। तो ये वाला एंगल अगर 90 होगा APB, तो फिर AB डायमीटर बनेगा। तो मुझे एंगल APB यानी कि 1 + 2 को मिलाकर 90 करना है। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, एंगल 1 जो है वो तो P का आधा है, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि भाई सबसे पहले देखो PQRS क्या है, PQRS साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसके ऑपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है, 180 होता है। अब मुझे चाहिए, देखो एक एंगल बाइसेक्टर दे रखा है तो हाफ यूज करूंगा। दूसरा, इस क्वेश्चन के अंदर मुझे 90 भी चाहिए, तो 180 का आधा करके 90 भी मिलेगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ, एंगल B प्लस एंगल R 180 है, तो मैं लिखूंगा हाफ ऑफ एंगल P प्लस हाफ ऑफ एंगल R इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ 180 यानी कि 90। अब हाफ ऑफ एंगल P, भाई ये जो 1 और 3 है ये दोनों हाफ ऑफ P है, लेकिन मैं लूंगा एंगल 1। क्यों? क्योंकि मुझे वही एंगल लाना है, मुझे कॉन्सेंट्रेट करना है 1 + 2 लाने पर, इस एंगल पर कॉन्सेंट्रेट करना है। तो 1 तो मिल ही रहा है ना मुझे, तो मैं यहाँ पर एंगल 1 यूज करूंगा एंड हाफ ऑफ एंगल P को लिखूंगा एंगल 1। रीजन दे देंगे कि भाई एंगल बाइसेक्टर है। अब हाफ ऑफ एंगल R, लेकिन 2 तो नहीं है, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि एंगल 2 कौन से हाफ ऑफ एंगल R के बराबर है।
तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखो, एंगल 2 किससे बन रहा है? एंगल 2 बन रहा है आर्क BQ से, है ना। यू कैन सी दैट ये जो आर्क BQ है इससे एंगल 2 बन रहा है। एक लाइन B से आ रही है, एक Q से आ रही है। BQ से बनने वाला दूसरा कौन सा एंगल दिख रहा है तुम्हें? तो जरा देखो ध्यान से, ये B से एक लाइन लो और Q से एक लाइन लो, है ना। BQ से, सॉरी, B से ये लाइन ली हमने और Q से ये लाइन ली। ये दोनों जो एंगल्स है ना, these two are angles of same segment। ध्यान से देखो, ये एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट हैं, दोनों सेम आर्क से बन रहे हैं। मतलब यहाँ पर ये वाला जो एंगल है ना 3, ये मुझे यूज कर लेना है। क्यों? क्योंकि अगर मैं हाफ ऑफ एंगल आर में 3 यूज करूँ, ये नीचे वाला एंगल यूज नहीं करूँ, तो मैं 3 की जगह पर क्या लिख सकता हूँ? अब यहाँ पर देखो, एंगल 2 और एंगल 3 बराबर है ना, एंगल्स इन सेम सेगमेंट से। तो मैं 3 की जगह पर क्या लिखूंगा? 3 की जगह पर मैं 2 लिखूंगा, और जैसे ही मैं 3 की जगह 2 लिखूंगा, भाई बराबर ही तो है, तो जैसे ही मैं 3 की जगह पर 2 लिखता हूँ तो 1 + 2 90 हो जाता है, 1 + 2 90 हो जाता है। तो जो एंगल मुझे 90 करना था वो हो गया। तो मैं क्या लिखूंगा? 1 + 2 90 है, तो एंगल APB ये हो गया 90 डिग्री। अब APB अगर 90 है, देयरफॉर AB इज डायमीटर ऑफ द सर्कल, AB डायमीटर हो गया। तो डायमीटर प्रूव करने के लिए हम इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें इसको डायमीटर प्रूव करना, जो थ्योरम्स होती है ना, थ्योरम्स के कन्वर्ट्स भी काम आ जाते हैं, एज इट इज काम आ जाते हैं। तो अब ये करो, आते हैं, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसको ढंग से देखना, मैं इसको पूरा सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो क्वेश्चन ये है कि इफ 2 नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल, प्रूव दैट द ट्रेपेजियम इज साइक्लिक। मतलब तुम्हारे पास एक ट्रेपेजियम है, ये हमारा एक ट्रेपेजियम है, और इसके नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हैं। भाई तुम्हें ये तो पता ही है कि अगर ABCD ट्रेपेजियम है तो इसमें एक ही पेयर पैरेलल होता है। तो मान लेते हैं AB और CD पैरेलल है, तो नॉन पैरेलल साइड्स कौन सी हैं? ADBC। तो ये नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल दे रखी है, मतलब AD किसके बराबर है? BC के। तो AD और BC इक्वल है। तुम्हें प्रूव करना है कि ये ट्रेपेजियम साइक्लिक है। अब देखो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक कब होता है? एक किसी भी क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोला जा सकता है अगर उसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 आ जाए। देखो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो अपोजिट एंगल्स का सम 180 है, और अगर किसी ऑर्डिनरी क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल्स का सम 180 आता है तो उसको साइक्लिक बोला जा सकता है। साइक्लिक का मतलब ये हो गया कि अगर हम चाहें तो एक सर्कल ऐसा बना सकते हैं जो चारों वर्टाइसेस से पास करेगा। There is one circle possible which will pass through all 4 vertices। ठीक है, बना के नहीं बताना है, कंस्ट्रक्शन का काम नहीं है, लेकिन ये प्रूव कैसे होगा? ये प्रूव होगा अगर हम इसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 कर दें। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में बोलता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव करो, साइक्लिक तो देखकर पता पड़ जाता है, सर्कल के अंदर बना के दे रखा है। अगर साइक्लिक प्रूव करने के लिए बोलता है तो तुम्हें अपोजिट एंगल्स का सम 180 करना है। अब ऐसा ही कोई एक क्वेश्चन हमने क्वाड्रिलेटरल्स में किया था। वहां पर हमने कंस्ट्रक्शन किया था कि हमने पैरेललोग्राम बनाया था ट्रेपेजियम में, वही चीज हम यहाँ भी करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, हम B से एक लाइन बनाते हैं BE, जो कि किसके पैरेलल है? जो कि AD के पैरेलल है। पहले हमें पैरेलल लाइन बनानी है। तो देखो, ये मैं पैरेलल बना रहा हूँ कंस्ट्रक्शन से, और ये ऑलरेडी पैरेलल दे रखी है। तो ए दोनों पेयर पैरेलल हुए तो ABED क्या बन गया? पैरेललोग्राम। दोनों पेयर पैरेलल हो गए ना। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन टू प्रूफ। मैं अज्यूम कर रहा हूं तुम लिख लोगे पूरा प्रूफ। सबसे पहले AD इज पैरेलल टू BE, रीजन बाय कंस्ट्रक्शन। और फिर लिखेंगे ऑल्सो AB is parallel to DE, रीजन पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर पैरेलल। भाई AB और CD तो पैरेलल हैं, गिवन में लिखोगे तो AB और DE भी पैरेलल हो गए।
So therefore we will write down ABED is a parallelogram. ये बन गया parallelogram. Reason, both pairs of opposite sides are parallel. Both pairs parallel. किसी भी quadrilateral को parallelogram proof करने के लिए दोनों पेयर्स इक्वल हो तो भी पैरेललोग्राम होता है, दोनों पेयर्स पैरेलल हो तो भी पैरेललोग्राम होता है। तो यहाँ पर दोनों पेयर्स पैरेलल हैं तो ए बी ई डी क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। पहले हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूव किया। अब देखो पैरेललोग्राम हो गया, मुझे ए और सी इसका सम 180 चाहिए। तो 180 का सम इसमें तो खाली एंगल 1 और 2 पर मिलेगा। तो चलो देखते हैं कि कैसे 180 करें। सबसे पहले अगर ये पैरेललोग्राम है तो हमारे पास AD किसके इक्वल आएगा, BE के इक्वल आएगा। ऑपोजिट साइड्स, भाई पैरेललोग्राम तो प्रूव हो ही चुका है ना, तो ऑपोजिट साइड तो बराबर होंगी। तो AD किसके बराबर है, BE के। बट क्वेश्चन में मुझे दे रखा है कि AD किसके बराबर है, BC के, है ना। ये फर्स्ट और ये सेकंड, भाई पैरेललोग्राम के हिसाब से ये इसके बराबर है, लेकिन क्वेश्चन में तो AD और BC बराबर है। तो इसका मतलब अगर LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा। देयरफॉर BE इज इक्वल्स टू BC। ये आ गया कैसे, ये आ गया मेरे पास फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब BE और BC इक्वल है तो इससे कौन कौन से एंगल्स इक्वल आएंगे, C और E, क्योंकि जैसे ही BE और BC इक्वल हुए ये क्या बन गया, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। तो E और C ये मिलके हो गए 180। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे एंगल C प्लस एंगल 1, एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल 1। रीजन हम देंगे एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो C 1 के इक्वल आया और साथ ही साथ एंगल A किसके बराबर है, एंगल A तो एंगल 2 के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि दीज आर ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। भाई ये तो पैरेललोग्राम है हमारे पास, ये देखो ये पैरेललोग्राम है, तो इसके ऑपोजिट एंगल्स ये बराबर हुए। तो A किसके बराबर है, 2 के। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करने वाला हूं। ऐड दीज टू, क्यों ऐड करने वाला हूं, क्योंकि मुझे एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 मिलेगा और मैं 1 प्लस 2 की जगह क्या लिख सकता हूँ, लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर से मैं 1 प्लस 2 की जगह 180 लिख सकता हूँ। तो अपोजिट एंगल्स का सम 180 हो गया। Therefore we can say that ABCD is a cyclic quadrilateral। तो ये प्रूव हो गया। अब ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं। देखो एक बार फिर से समझ लो, मैं क्विकली इसको रिकैप कर देता हूँ। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन किया हमने, पैरेलल बनाई और इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया, ठीक है। अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो AD किसके बराबर हुआ, BE के, और AD BC के बराबर दे रखा था, तो ये तीनों बराबर हो गए। इससे मुझे एंगल 2 और एंगल C बराबर मिल गए। एंगल C ये 1 है, सॉरी, एंगल C और 1 ये मुझे बराबर मिल गए। अब A और 2 ये तो ऑलरेडी इक्वल है, तो अब दोनों को ऐड करो, ऐड करते ही तुम्हें 180 का सम मिल जाता है। 180 का सम मिलते ही तो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक हुआ ना, इजंट इट। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक प्रूव करना है तो कंसंट्रेट करो उसके ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 करने पर। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर करना, ढंग से करना, आने के चांसेस भी हैं इस क्वेश्चन के। चलो अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम सारे क्वेश्चन प्रूविंग वाले करेंगे, वैल्यूज फाइंड करने वाले बहुत कर लिए, अब कुछ क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे जो प्रूविंग वाले हैं। जैसे इस क्वेश्चन में फिर बोला है कि प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड फ्रॉम द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। फिर से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव करना है, मतलब ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 करना है इस बार भी, लेकिन कहां पर, तो क्या दे रखा है, प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड, कहां से फॉर्म हो रहा है क्वाड्रिलेटरल, फ्रॉम द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक नहीं, ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, मतलब कोई भी क्वाड्रिलेटरल है। तो वो क्या कहना चाहता है कि अगर तुम्हारे पास एक कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल है ना, एनी क्वाड्रिलेटरल, वो कह रहा है कि अगर तुम इसके इंटरनल एंगल्स के बाइसेक्टर बनाते हो तो इसके इंटरनल एंगल्स कौन कौन से हैं, A B C D,
तो तुम्हें ए बी सी डी चारों के बाइसेक्टर्स बनाना है। ये बाइसेक्टर्स मिलेंगे तो ये मिलकर कोई क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं, वो जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा उसको साइक्लिक प्रूव करना है। तो पहले मैं इसके बाइसेक्टर्स बनाता हूँ सारे, है ना, देखते हैं क्वाड्रिलेटरल बनता है नहीं बनता। तो रफली बना लेते हैं कि भाई ये डी का बाइसेक्टर, ये हमारा एंगल डी का बाइसेक्टर, ये सी का बाइसेक्टर, ठीक है, ये बन गया बाइसेक्टर। फिर ये ए का बाइसेक्टर बना दिया हमने, और ये बना दिया हमने बी का बाइसेक्टर। तो ये तीनों चारों एंगल के बाइसेक्टर बना दिए हैं, और इनके बाइसेक्टर से तुम्हें एक क्वाड्रिलेटरल बनता हुआ दिख रहा है ना, पी क्यू आर एस। जरा ध्यान से देखो, ये बन रहा है ना एक क्वाड्रिलेटरल छोटा सा, ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है, ये हमें प्रूव करना है। मतलब इसके ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 प्रूव करना है। अब मुझे P और R का सम 180 प्रूव करना है। अच्छा, प्रूव करने में सिर्फ एक पेयर ही प्रूव करना होता है सम 180, दोनों करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंडरस्टूड है अगर एक पेयर का सम 180 है तो दूसरे का तो होगा ही होगा। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। गिवन टू प्रूव वगैरह मैं सब नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन प्रूविंग के जो क्वेश्चंस हैं उनमें तुम्हें गिवन टू प्रूव सब कुछ लिखना चाहिए। तो हम आ रहे हैं सीधा प्रूफ के ऊपर कि सबसे पहले हम देखें ट्राइंगल को। तो मेरे पास कौन सा ट्राइंगल है, ए बी आर, ये एक ट्राइंगल है। इसमें कौन कौन से एंगल्स आ रहे हैं, इसमें आ रहा है एंगल 1, एंगल 2 और एंगल आर, ये तीन आ रहे हैं, और तीनों का सम क्या है 180। तो मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल ए बी आर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल आर इज 180, ये फर्स्ट मार्क कर दिया। दूसरा ट्राइंगल कौन सा है ऐसा, तो दूसरा ट्राइंगल है मेरे पास सी पी डी। तो इन ट्राइंगल सी पी डी, अब यहां पर मेरे पास एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल पी 180, इसको मैं पी और ये तो एंगल से एक बार हटा देता हूं, इनको मैं मार्क कर रहा हूं एंगल 3 और एंगल 4, ये मार्क कर दिया। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूंगा। ऐड क्यों करूंगा भाई, मुझे एंगल P प्लस एंगल R 180 चाहिए। फर्स्ट में R आया है, दूसरे में P आया है, मुझे दोनों को ऐड करके सम 180 चाहिए, तो ऐड करना तो चाहिए। तो मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करता हूं, तो मुझे मिलेगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल R प्लस एंगल P इज इक्वल्स टू 180 प्लस 180 360। एडिशन करते हैं तो LHS LHS से ऐड होता है, RHS RHS से ऐड होगा। अब मुझे तो P प्लस R चाहिए ना, बाकी एंगल तो मेरे किसी काम के नहीं है, तो इनको कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करें कि भाई एंगल 1 को क्या लिखोगे, तो मैं दे रखा था AR क्या है, AR एंगल A का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर क्या करता है, वो एक एंगल को हाफ में डिवाइड करता है, दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। मतलब एंगल 1 जो है वो एंगल A का हाफ है, तो मैं एंगल 1 की जगह लिखूंगा हाफ ऑफ एंगल A, एंगल 2 की जगह पर हाफ ऑफ एंगल B, है ना, दिख रहा है, 3 की जगह हाफ ऑफ एंगल D, और 4 की जगह पर हाफ ऑफ एंगल C, प्लस एंगल P प्लस एंगल R, ये तो लिख ही रहे। तो अगर मैं इन चारों में हाफ कॉमन ले लूं तो क्या बचता है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल P प्लस एंगल R इज इक्वल्स टू 360। तो अब ABCD का सम कितना है, ABCD का सम है 360। तो अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो मुझे ये मिल जाएगा, हाफ इंटू 360 कितना हुआ 180, 180 वहां जाके माइनस होगा, तो एंगल P प्लस एंगल R मिल जाएगा मुझे 180 डिग्री। और फिर मैं लिख सकता हूं कि PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो मुझे इसके ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 करना था। अब इसीलिए मैंने 1 2 एक ट्राइंगल, सिंपल सी चीज है बस, तुम्हें एक ये ट्राइंगल लेना है, इसके एंगल्स का सम लो, दूसरा इस ट्राइंगल के एंगल्स का सम लो, दोनों का सम लेकर P प्लस R ऐड करो, तुम्हारा आंसर बन के आता है। ये जो प्रूविंग वाले क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ ना, ये सर्कल्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये सभी क्वेश्चन अच्छे से करना, इनमें से क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम्स आता ही आता है।
ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, पिछला वाला भी काफी इंपॉर्टेंट था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे ही क्वेश्चंस मैंने वैसे सिलेक्ट किए हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, इवन दिस वन, द नेक्स्ट वन। इसमें तुम देखो क्या दे रखा है, ये फिगर तुम्हें बना के दे रखा है जिसमें ओ सेंटर है, ए बी डायमीटर दे रखा है, ए बी डायमीटर है और ओ सेंटर है। और साथ में एक और चीज दे रखी है कि भाई सी डी जो है ये रेडियस के बराबर है, मतलब ये ओडी के बराबर हो गई। सी डी इज इक्वल टू रेडियस, मतलब ओडी के बराबर हो गई। एक्सक्यूज मी। अब मैं कंस्ट्रक्शन करता हूं कि भाई मैं कंस्ट्रक्शन से ओसी को ज्वाइन कर लेता हूं, तो ये भी बराबर हो गया। अब यहां पर हम लोग सबसे पहले क्या यूज करें, सबसे पहले हम यूज करते हैं कि भाई सी डी इज इक्वल्स टू ओ डी इज इक्वल्स टू ओ सी, है ना, ये गिवन है कि सी डी इक्वल्स टू रेडियस। तो ये कौन सा ट्राइंगल बन गया हमारे पास, तीनों साइड बराबर है, तो ये बन गया हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो देयरफॉर ट्राइंगल सी ओ डी इज इक्विलेटरल। पर ये कर क्या रहे हैं हम, हमें तो एंगल पी चाहिए। क्वेश्चन ये है कि अगर सी डी रेडियस के बराबर है तो एंगल पी को 60 डिग्री प्रूव करो, मतलब मुझे ये वाला एंगल 60 डिग्री चाहिए। हम COD को 60 कर रहे हैं, COD को 60 कर रहे हैं क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये 60 मिल गया है, लेकिन मुझे एंगल P को 60 लाना है, तो ये थोड़ा सा एक अलग हो जाता है। और ये क्वाड्रिलेटरल के बारे में मेरे पास अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसको मैं अभी सॉल्व नहीं कर सकता। तो मुझे यहाँ पर कुछ और भी नया ढूंढना होगा। अब क्योंकि यहाँ पर डायमीटर दे रखा है तो एंगल इन सेमी सर्कल की पॉसिबिलिटी है, लेकिन डायमीटर से तो कोई एंगल बन ही नहीं रहा। देखो एक रे ए से आ रही है, एक बी से आ रही है, लेकिन वो सर्कल पे तो कहीं मीट ही नहीं कर रही। तो हम लोग एक और कंस्ट्रक्शन करते हैं, हम लोग यहाँ पर एक और कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या, हम कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन करते हैं ए डी या बी सी में से किसी एक को। मान लेते हैं मैंने बी सी ऐड कर दिया, सपोज आई हैव एडेड बी सी। तो अगर मैं बी सी को यहाँ पर ज्वाइन करता हूँ तो ये क्या बन रहा है, एक डायमीटर। तो ये सर्कल के ऊपर एंगल कितना बनाएगा, डायमीटर से सर्कल के सरकमफ्रेंस पर जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 90 बनता है, एंगल इन सेमी सर्कल। तो ये हो गया 90। तो यहाँ पर मुझे एंगल्स मिलने शुरू होंगे। जैसे यहाँ पर एंगल सबसे पहले हम लिखेंगे ए बी क्या है, डायमीटर है। ए बी अगर डायमीटर है तो एंगल ए सी बी ये आ गया 90 डिग्री का। कैसे, एंगल इन अ सेमी सर्कल से, तो दिस इज एंगल इन सेमी सर्कल। अब इसके बाद बात करते हैं हम एंगल बी सी पी की। भाई देखो ये वाला एंगल 90 का है ना, ये 90 है, तो लीनियर पेयर से ये भी 90 आ जाएगा। सम तो 180 होता है ना एंगल्स का, तो ये 90 है तो ये भी 90 आ जाएगा लीनियर पेयर से। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे कि सिमिलरली एंगल ए, सिमिलरली तो नहीं, एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी सी पी इज 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। तो इससे मुझे ये मिलेगा कि भाई एंगल बी सी पी ये भी 90 आ गया। तो ये एंगल मिल गया मुझे 90 डिग्री का, लेकिन ये अभी 60 कैसे आएगा। अब यहाँ देखो मुझे चाहिए 60 डिग्री, ये आया 90, 90 60 150, मतलब ये एंगल अगर मैं किसी तरह 30 ले आऊं तो ये 60 बन पाएगा, तो मुझे 30 बनाना है इसको किसी तरह। तो ये 30 कैसे बनेगा, अब जरा ध्यान से देखो, एंगल सी ओ डी कितना आया था, ये निकल के आया था 60, और सी बी डी ये इसका हाफ होगा। हमने क्या थ्योरम पढ़ी, सेंटर पे बनने वाला एंगल रिमेनिंग पार्ट में बनने वाले एंगल का डबल होता है। तो सेंटर पे बनने वाला एंगल कौन सा है, आर्क सी डी से COD। तो हम लोग यहां लगाएंगे कि भाई एंगल COD प्लस एंगल COD इज इक्वल्स टू डबल ऑफ एंगल CBD। अब COD कितना है, COD है 60, तो अब मुझे एंगल CBD ये निकल के आएगा कितना, CBD निकल के आएगा 30 डिग्री। और इस तरह से अब जरा देखो इस ट्राइंगल को, इस ट्राइंगल के अंदर ये निकला 30, ये 90, तो ये हमारे पास 60 आ जाएगा। इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। आप फटाफट इसका रिकैप करते हैं 1 मिनट के अंदर और देखते हैं ये 60 डिग्री का एंगल कैसे आया। तो चलो फटाफट एक बार फिर से देखो कि ये 60 डिग्री कैसे आया। देखो यहाँ पर सबसे पहले
ये तुमने कंस्ट्रक्शन वगैरह तो कर लिया, मैं सारा अब लिखता हूँ दूसरे कलर से, पिंक से। ये डायामीटर है तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, ये 90 है तो ये 90 हो गया, है ना, लीनियर पेयर से। अब ये वाला एंगल 60 है तो ये बन रहा है आर्क सी डी से, आर्क सी डी से सेंटर पे 60 बन रहा है तो रिमेनिंग पार्ट में उसका आधा, ये बनेगा 30। तो अब जरा देखो ट्राइंगल बी सी पी को, ये 30 ये 90, तो फिर एंगल सम प्रॉपर्टी से P क्या निकल के आएगा, 60। इस तरह से ये 60 प्रूव हो जाता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनफैक्ट जो क्वेश्चंस मैं अभी करवा रहा हूँ ना प्रूविंग वाले, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कोई भी एक क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है, बोर्ड में मतलब फाइनल एग्जाम में या तुम्हारे टर्म टेस्ट वगैरह में आ सकता है, ठीक है। तो हम अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की जिसमें ये फिगर बना के दे रखा है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है ना, और हमें एंगल ए सी पी और क्यू सी डी जो मार्क किए हुए एंगल्स हैं इनको इक्वल करना है। बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा फिगर लग रहा है, लेकिन ये नॉर्मली क्या होता है कि जो चीज़ें बहुत मुश्किल दिखती है ना वो नॉर्मली इतनी मुश्किल होती नहीं, वो आसान होती है। और कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ें बड़ी आसान से दिखती हैं वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाती हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन दिखने में ज़रा कॉम्प्लिकेटेड सा, और बच्चे घबरा के ऐसे क्वेश्चन छोड़ देते हैं कि भैया ये क्या है, लेकिन ध्यान से करो तो ये चीज़ें जनरली बहुत ईजी होती है, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड फिगर है मतलब काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी इसमें तुम्हारे को। तो ज़रा देखें हम इसके अंदर, यहाँ पर सबसे पहले मुझे एंगल 1 और 2 को बराबर करना है ना, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। अब जरा ध्यान से देखो इसको, एंगल 1 और 2 को बराबर करना है। तुम देखो एंगल 3 और एंगल 4 को। अब देखो जरा एंगल 3 कौन से आर्क से बन रहा है, तो तुम देखोगे एंगल 3 बन रहा है आर्क एपी से। देखो एक ए से आ रही है लाइन, एक पी से। और एंगल 1 किससे बन रहा है, ये बन रहा है आर्क एपी से। तो इजंट इट कि 1 और 3 कौन से एंगल्स हैं, सेम सेगमेंट के हैं। तो हम सबसे पहले क्या लगा सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल है, कौन से, सेम सेगमेंट के एंगल्स हैं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3, सेम सेगमेंट। अब जरा दूसरे ट्राइंगल पे आते हैं। ये वाला 4 देखो किससे बन रहा है, QCD से। और फिर एंगल 2 ये भी तो उसी से बन रहा है, तो 2 और 4 ये भी बराबर हैं, अगेन एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट। अब यहां पर मुझे 1 और 2 को बराबर करना है। अगर 3 और 4 इक्वल हैं तो 1 और 2 तो अपने आप इक्वल आ जाएंगे। तो क्या 3 और 4 इक्वल हैं, तो भैया बिल्कुल इक्वल है, सिंपल सा तो है। दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल दिख रहे हैं, तो भाई दोनों का RHS इक्वल है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो LHS तो इक्वल होगा ही होगा। ये 3 स्टेप का क्वेश्चन था हमारे पास, सेम सेगमेंट लगाया और वर्टिकली ऑपोजिट लगाया, आंसर निकल के आता है। तो इस तरह से ये प्रूव हो जाएगा। दिखने में काफी कॉम्प्लिकेटेड है, पर अब तुम्हें कैसे सोच में समझ में आएगा कि भाई ये करना है। तो यहाँ तुम फिगर को अगर ध्यान से देखो, अगेन ना तुम्हारे पास सेंटर है तो सेंटर एंगल नहीं लगेगी, डायमीटर ऑब्वियसली नहीं है, सेंटर नहीं पता तो डायमीटर वाले भी नहीं लगेगी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है नहीं दोनों में, तो बचा क्या, सेम सेगमेंट ही तो बचा। तो सेम सेगमेंट सबसे पहले लगाओ और कुछ मत लगाओ, तुम सिर्फ थ्योरम सोचो कौन कौन सी लग सकती हैं, उसके अकॉर्डिंगली अप्लाई करो। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जिसमें हमें दे रखा है ABCD एक पैरेललोग्राम है। हम एक सर्कल बना रहे हैं जो कि A, B और C तीनों से पास होता है। एक सर्कल बना रहे हैं जो A, B और C से पास होता है, वो CD को इंटरसेक्ट करता है E पर। तो चलो हम लोग सर्कल बनाते, पहले एक पैरेललोग्राम बनाते हैं सर्कल में। ये हमने एक सर्कल बना दिया, ये पैरेललोग्राम बना रहे हैं, ये पैरेललोग्राम। अब ये पैरेललोग्राम पास कहां से हो रहा है, A, B और C से पास हो रहा है, ये D पैरेललोग्राम। अब ये ABC से पास होने वाला पैरेललोग्राम ये सर्कल को, CD सर्कल को कहां पे कट कर रही है, D पर। तो तुम्हें प्रूव करना है कि AE इज इक्वल्स टू AD, सॉरी ये E है, तो AE इज इक्वल्स टू AD प्रूव करना है। अब फिर से थोड़ा सा सोचो कौन सी थ्योरम लग सकती है। एंगल सबटेंडेड एट सेंटर, नॉट पॉसिबल, सेंटर नहीं पता। देन सेम सेगमेंट नहीं, डायमीटर नहीं,
तो फिर क्या बचा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और दे क्या रखा है, पैरेललोग्राम। तो भाई दो ही तो चीजें हैं, एक पैरेललोग्राम एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यही दो चीजें मैं अप्लाई कर सकता हूँ, तो मुझे वही सोचना है। तो यहाँ पर तुम देखो ए बी सी ई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी ई ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसका मतलब एंगल बी प्लस एंगल 1 ये 180 होगा। भाई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो अपोजिट एंगल्स का सम 180 है ना। अब इसके बाद एंगल बी किसके बराबर है, एंगल डी के, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी। वाई, भाई ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के। और इसके अलावा तुम यहां पर तुम एक चीज देखो, b प्लस 180 है और 1 प्लस 2 कितना है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये भी तो 180 है। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एंगल b प्लस एंगल 1 किसके बराबर आया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। तो b किसके इक्वल हुआ, b इक्वल हो गया 2 के, मतलब b इज इक्वल टू 2 और b इक्वल्स टू d तो ऑलरेडी है। तो भाई इसका मतलब क्या हुआ, फ्रॉम दीज टू इक्वेशन यू गेट एंगल d इज इक्वल्स टू एंगल 2। तो ये कौन सा ट्राइंगल बन गया, आइसोसेलेस। अगर यह आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ए इज इक्वल टू ए डी हो गया, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। एक्सक्यूज मी। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर एक और चीज भी है, तुम्हें बोला था कि सर्कल थ्रू ए बी एंड सी, है ना, ए बी सी से सर्कल पास हो रहा है, क्या ये जरूरी है कि जो पॉइंट डी है वो सर्कल के बाहर ही हो, क्या वो सर्कल के अंदर नहीं हो सकता, तो वो सर्कल के अंदर भी हो सकता है, इट कैन बी इनसाइड सर्कल ऑल्सो। मतलब अगर पैरेललोग्राम कुछ इस तरह का हो, यहां देखें जरा, अगर पैरेललोग्राम कुछ इस तरह का हो तो फिर ये जो पॉइंट डी है ये सर्कल के अंदर भी हो सकता है, ए बी सी और ये डी, और अब की बार ये ए ई होगा। तो फिर से तुम्हें ए ई इज इक्वल टू ए डी प्रूव करना है, तरीका वही होगा, ट्राई करो। ये तुम्हारे लिए छोड़ा जा रहा है, हिंट दे रहा हूँ। b प्लस ई कितना है 180 और 1 प्लस 2 कितना है 180 और b और 1 बराबर है, यही तीन चीजें यूज करके ये प्रूव हो जाएगा। सो आई एम लिविंग दिस फॉर यू, इसमें भी ए ई इज इक्वल टू ए डी प्रूव करना है। तो क्वेश्चन आ जाए तो तुम्हें दोनों केस बनाने पड़ेंगे और दोनों में प्रूव करना पड़ेगा, यू विल हैव टू डू इट ट्वाइस, दो बार करना होगा इस क्वेश्चन को। चलो अब आते हैं एक अच्छे क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन के ऊपर, जिसमें हमें दे रखा है, ये फिगर तुम्हारे सामने है, इसमें एक इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, बी बी दो बार रिपीट हो गया है, बी सी इक्वल्स टू ओ बी, इसको मार्क कर लेते हैं हम डी और ये ई। इस फिगर के अंदर ओ सेंटर है, ये गिवन है, और तुम्हें प्रूव करना है x इक्वल टू 3y, वन मोर थिंग इज गिवन टू यू, BC इज इक्वल्स टू OB, BC और OB बराबर है। अब देखो अगर BC और OB बराबर हैं, सबसे पहले जो गिवन है ना उस पर फोकस किया करो, BC और OB बराबर है तो ये कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, तुम देखो ट्राइंगल BOC को देखो, इसमें दो साइड्स इक्वल आ रही है ना, BC और OB क्वेश्चन में दे रखा है, मतलब दो साइड्स इक्वल हैं तो उसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। तो ये y है तो एंगल BOC कितना आएगा, y आएगा, तो अगर ये y है तो ये एंगल भी क्या होगा, ये एंगल भी y होगा, दिस इज ऑल्सो y। नाउ अब तुम जरा इस ट्राइंगल को फिर से देखो, ये एक ट्राइंगल है और ये वाला जो एंगल है, ये एंगल, ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल किसी एक साइड को प्रोड्यूस करके ही तो बनता है। तो पहले BC इज इक्वल्स टू OB, ये तो हमारे पास है गिवन, तो उससे मुझे मिलेगा एंगल BOC इज इक्वल्स टू एंगल BCO इज इक्वल्स टू y। अब एंगल इसको मार्क कर लेता हूं मैं 1, एंगल 1 जो है वो एक्सटीरियर एंगल है, तो ये एक्सटीरियर एंगल दो इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है, मतलब एंगल 1 y और y के बराबर है, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू y प्लस y एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, तो एंगल 1 कितना आया 2y। अब जरा ध्यान से देखो इस फिगर को कि इस क्वेश्चन के अंदर है ना, यहां पर ये फिर से देखते हैं, ये हटाया। अब इस ट्रायंगल को देखो AOB को,
AOB is also an isosceles triangle, isn't it? क्यों भैया? रेडियस, दो रेडियस इक्वल है, रेडियस इक्वल है तो ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो अगर मैं इसको एंगल 2 मान लूं इसको, तो 1 और 2 भी तो बराबर है। अगेन आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो 1 और 2 भी बराबर होंगे, तो एंगल 1 अगर 2y है तो फिर एंगल 2 ये भी 2y आएगा, है ना? ये प्रूव कर देना कि भाई आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये हो गया। अब 2y तक तो आ गए हम, लेकिन ये तो 1 और 2 निकले हैं, मुझे x चाहिए। x कहाँ पर है? तो x को अगर ध्यान से देखो तो x जो है वो थोड़ा सा अलग ही है, ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, ट्राइंगल AOC का एक्सटीरियर एंगल है x, और एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। तो ट्राइंगल AOC में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाऊं तो x इक्वल टू एंगल 2 प्लस y आएगा। 2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? 2 की जगह मैं ऑलरेडी 2y प्रूव कर चुका हूं, तो x आएगा 2y प्लस y यानी कि 3y। तो इस तरह से x 3y के इक्वल आ जाएगा, है ना? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये भी ध्यान रखना। क्वेश्चन जो जो करवा रहा हूँ ना सब बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे पूरे चांसेस हैं एग्जाम में आएगा। तो ये मेरा अब लास्ट क्वेश्चन है सर्कल चैप्टर का जो मैं ले रहा हूँ। इसके अलावा वैसे देखो क्वेश्चंस तो बहुत हैं, हम जितने करें उतने कम है, बट स्टिल मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन लिया है जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, वो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। तो अब आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। अगेन फिगर तुम्हें बना के दे रखा है और बता क्या रखा है कि जो O है ना वो सर्कल का सेंटर है, O इज सेंटर ऑफ द सर्कल, और साथ में तुम्हें प्रूव करना है कि एंगल A जो है वो एंगल B और C के सम के बराबर है, मतलब एंगल A इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C प्रूव करना है। ठीक है, कैसे करें अब इसको? तो भाई सबसे पहले तो हम इसको मार्क करते हैं 1 और ये 2। अब ये सेंटर दे रखा है तो सेंटर पे बनने वाला एंगल भी दिख रहा है, तो सबसे पहले वही थ्योरम लगाएंगे जो सेंटर पे एंगल दे ही रखा है ऑलरेडी, तो ये A है और ये सर्कल पे बनने वाले एंगल हैं दोनों, ये इसके हाफ हाफ हैं दोनों। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल A। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, है ना? तो मैं ध्यान रखना है कि सबसे पहले लिखना है कि एंगल AOB इज डबल ऑफ एंगल P एंड एंगल Q, और इसीलिए वो दोनों हाफ हाफ हो जाएंगे। तो भाई ये A है तो ये हाफ ऑफ A, ये हाफ ऑफ A हो जाएगा। अब देखो मुझे रिलेशनशिप चाहिए ABC की, A अलग जगह पर है, B अलग जगह पर है और C तो अलग ही जगह पर है। हमें तीनों को एक साथ किसी एक फिगर में लाना होगा जिससे हम इनका रिलेशनशिप बना सकें। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहाँ पर ये जो क्वाड्रिलेटरल है ना, इस क्वाड्रिलेटरल को यूज करूंगा। कैसे? देखो अगर ये B है तो इसके ऊपर ये B आ जाएगा, इसको एंगल 3 मार्क कर लेते हैं, है ना? ये 3। अगर ये B है तो एंगल 3 जो है वो भी B हो जाएगा, और 1 हाफ ऑफ A आया है तो इसके साथ वाला जो एंगल है ये 4 और 5 ले लेते हैं, तो 4 और 5 ये भी एंगल A की टर्म्स में आ जाएंगे लीनियर पेयर से। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल ना CPRQ, इसमें सारे एंगल आ जाएंगे, ABC सब आ जाएंगे, और वही हम इसको यूज करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम यूज करते हैं ये कि एंगल 1 और 2 हाफ हाफ कर दिए, इसको मार्क करो 3 और लिखो एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल B, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, है ना? ये तो बताने की जरूरत ही नहीं। अब जरा फिगर को ध्यान से देखो, मैंने बात कर रहा था कि हम निकालेंगे एंगल 4 और 5। अच्छा, अगर एक लाइन है जिसमें एक एंगल x है तो दूसरा क्या आएगा? 180 माइनस एक्स आएगा ना, इजंट इट? एक x है, दूसरा 180 माइनस एक्स, लीनियर पेयर्स है। और अगर एक एंगल हाफ ऑफ A है तो दूसरा एंगल क्या आएगा? 180 माइनस हाफ ऑफ A। तो उस हिसाब से 1 एंगल कितना आया है? हाफ ऑफ A। तो 4 कितना आएगा? 180 माइनस हाफ ऑफ A। तो यहां पर मैं एंगल 4 और एंगल 5 दोनों को यूज करता हूं, तो एंगल 4 और एंगल 5
ये हो जाएंगे मेरे 180 माइनस हाफ ऑफ ए, लीनियर पेयर से। अब देखो क्वाड्रिलेटरल कौन सा, इन क्वाड्रिलेटरल सी पी आर क्यू, इस क्वाड्रिलेटरल की बात करना है। इसमें कौन कौन से एंगल्स हैं, इसमें है एंगल सी प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 360। अब C को तो C रहने देते हैं, 4 को लिखेंगे 180 माइनस हाफ ऑफ ए, मैंने सबको ABC में चेंज किया है, प्लस एंगल 3 को फिर वही लिखेंगे एंगल B, 3 तो B आ चुका है, और 5 की जगह पर 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल A इज इक्वल्स टू 360। तो एक ही क्वाड्रिलेटरल में ABC सब आ गए, अब आंसर आ जाएगा हमारा। कैसे आ जाएगा, तो भाई देखो C प्लस B, 180 प्लस 180 कितना हुआ 360, और हाफ ऑफ एंगल ए और हाफ ऑफ एंगल ए मिलकर बना एंगल ए। तो इजंट इट एंगल सी प्लस एंगल बी माइनस एंगल ए वहां जाएगा तो एंगल ए प्लस का बनेगा, ये प्रूव हो जाएगा। इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया फिर से एक बार देख लो, है ना, एक बार फिर से समझो इसको। देखो क्या किया हमने, ये ए है तो एंगल 1 कितना निकला 1 और 2, एंगल 1 और एंगल 2 ये आए हाफ ऑफ एंगल ए, और 4 और 5 का ध्यान रखना, एंगल 4 और एंगल 5 ये आया है 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए। अब ये एंगल हाफ ऑफ एंगल ए तो ये 180 माइनस हाफ ऑफ ए हो गया। अब सी पी आर क्यू में चारों एंगल आ गए, चारों का सम 360 करो और तुम्हारा ए इज इक्वल टू बी प्लस सी प्रूव हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। अगेन दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड वन ऑफ दीज क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। इसके अलावा भी आ सकते हैं, और अगर तुम्हें लगता है कि कोई और क्वेश्चन है ऐसा जो तुम्हें नहीं आ रहा है तो तुम वो क्वेश्चन कमेंट्स में लिखो, मैं जितना हो सकेगा पॉसिबल होगा जितना जल्दी मैं उस पर भी एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, भले ही शॉर्ट्स में बनाऊँ पर उसके लिए भी एक बनाऊँगा जरूर। मिलते हैं अगले वीडियो में। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और कि अगर तुम्हें क्लास 9th के सारे वीडियोस एक साथ एक पॉइंट पर चाहिए तो फिर तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम यूज़ कर सकते हो एलीट की ऐप। एलीट की ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है, उस लिंक से तुम ऐप डाउनलोड करो। ऐप डाउनलोड करोगे उसमें तुम्हें फ्री मटेरियल में वीडियोस में सारे वीडियोस एक ही जगह पर 9th के मिल जाएंगे, तो तुम्हारे लिए काफ़ी कन्वीनियंस होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।